अध्याय 3 जाति, वंश और सामाजिक संरचनाएं। विस्तृत नोट्स 1। महाभारत एक पारिवारिक गाथा। महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें पारिवारिक संघर्ष, उत्तराधिकार, जातीय ढांचा और पितृसत्ता के पहलुओं का चित्रण है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचना को समझा जा सकता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और इसे इतिहास कहा गया है। यह केवल युद्ध कथा नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों और विचारधाराओं का आईना भी है। महाभारत से हम जान सकते हैं कि प्राचीन समाज किस प्रकार की पारिवारिक और सामाजिक संरचना में रहता था। 2. महाभारत का लेखन, कहानी का विकास और परंपराएं। महाभारत की शुरुआत मौखिक परंपरा से हुई और कई वर्षों में इसे लिखित रूप दिया गया। इसका लेखन कार्य लगभग 500 वर्षों तक चला, जिसमें विभिन्न स्थानों से जुड़ी कहानियां और परंपराएं जोड़ी जाती रहीं। व्यास को इसका मूल रचयिता माना जाता है, लेकिन समय के साथ कई संपादकों और कवियों ने इसे परिष्कृत किया। महाभारत का विकास एक जीवंत परंपरा की तरह हुआ, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल होते गए। यह ग्रंथ तत्कालीन जीवन के कई पहलुओं जैसे विवाह की विविधता, वंश परंपरा, स्त्री पुरुष संबंध आदि को दर्शाता है। 3वें इतिहासकार और महाभारत आधुनिक इतिहासकार महाभारत को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं। इससे सामाजिक ढांचे जैसे परिवार, गोत्र, विवाह, स्त्री की स्थिति और उत्तराधिकार पर जानकारी मिलती है। महाभारत में वर्णित घटनाओं और परंपराओं से हमें तत्कालीन समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक मान्यताओं की झलक मिलती है। उदाहरण के लिए, भ्रातृपत्नी विवाह, भाई की विधवा से विवाह जैसी प्रथाओं का विश्लेषण किया जाता है। इतिहासकार महाभारत की भाषा, शैली और संरचना का अध्ययन करके सामाजिक व्यवस्था के विकास को समझते हैं। 4. परिवार और वंश। सनाक परिवार और विवाह। तत्कालीन समाज में परिवार की संरचना आमतौर पर पितृसत्तात्मक थी, यानी परिवार का नेतृत्व पुरुषों के पास होता था। विवाह समाज के नियमों और परंपराओं के अनुसार होते थे। विवाह में पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भ्रातृपत्नी विवाह जैसी प्रथाएं विशेष परिस्थिति में प्रचलित थीं, ताकि वंश और संपत्ति की रक्षा हो सके। उत्तराधिकार का नियम यह था कि पुत्र पिता की संपत्ति का वारिस होता था। 2. पितृसत्ता। पितृसत्ता का अर्थ है पुरुषों का वर्चस्व, समाज, परिवार और संपत्ति पर उनका नियंत्रण। विवाह में स्त्रियों की सहमति अपेक्षित नहीं थी और विवाह निर्णय परिवार द्वारा लिया जाता था। केवल पुरुष ही गोत्र और वंश की परंपरा आगे बढ़ा सकते थे। हालांकि कुछ स्थानों पर महिलाएं भी अपवाद स्वरूप अधिकार प्राप्त करती थीं, जैसे द्रौपदी और कुंती की भूमिका महाभारत में। 5. सामाजिक विभाजन। जातियां समाज को मुख्यतः 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, जिसमें प्रत्येक वर्ण के कार्य तय थे। ब्राह्मण शिक्षा और यज्ञ, क्षत्रिय शासन और युद्ध, वैश्य व्यापार और कृषि, शूद्र सेवा कार्य। शूद्रों को समाज में निम्न स्थान दिया गया और उन्हें वेद पठन, यज्ञ आदि से वंचित रखा गया। अछूत जातियों को मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों और उच्च वर्गों के साथ संबंधों से भी अलग रखा जाता था। 6. क्या जातियां स्थिर थीं? जातियां बिल्कुल स्थिर नहीं थीं। समय, स्थान और समाज के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहे। नई जातियों का निर्माण व्यापार, शिल्प, कृषि, सेवा आदि के अनुसार हुआ। कुछ जातियां ब्राह्मणों से यज्ञ और दान के जरिए सामाजिक मान्यता प्राप्त कर ऊंची जाति बनने का प्रयास करती थीं। राजाओं और शक्तिशाली वर्गों ने भी ब्राह्मणों को भूमिदान देकर धर्म और जाति के नियमों को अपने पक्ष में किया। जातियों के परिवर्तन को सांस्कृतिक समायोजन या ब्राह्मणीकरण भी कहा गया है। 7. एक समृद्ध पाठ। महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि समाज की समृद्ध और विविध छवि प्रस्तुत करता है। इसमें समाज की जटिलता, संबंधों का तनाव, नियमों की कठोरता और परिवर्तनशीलता को विस्तार से दिखाया गया है। यह ग्रंथ नीति, धर्म, सत्ता, संघर्ष और रिश्तों के अध्ययन का स्रोत है। इतिहासकार इसे समाज की सोच और पहचान का दर्पण मानते हैं। आज भी महाभारत भारतीय संस्कृति
और सामाजिक संरचना को समझने का सर्वोत्तम माध्यम है। निष्कर्ष: इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था पितृसत्ता, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। महाभारत जैसे ग्रंथों ने केवल धार्मिक बातें नहीं सिखाईं, बल्कि तत्कालीन समाज की सोच, नियमों और संघर्षों का चित्रण भी किया।